नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप इंडिया। मैं हूं जगतपाल। आज से कुछ माह पूर्व एक ऐसी घटना रांची जिला अंतर्गत पांच परगना के बुंडू प्रखंड में घटी थी। आपको लगातार ये बात जानकारी मिल रही थी कि बालू उठाव को लेकर के पूरी तरह चर्चा का विषय बना हुआ था। क्षेत्र के लोग इस विषय को लेकर के इतना ज़्यादा अवेयर हो रहे थे और इसी बीच में एक घटना घटी थी और उस घटना के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहेंगे। आज वो सारे लोग आज अग्रिम जमानत पर हैं, लेकिन इसके पीछे की बात अगर हम कहें तो आपको ये बताना चाहते हैं कि कुछ लोग, कुछ जनप्रतिनिधि का रोल अदा करने वाले, समाज का गवाही करने वाले कुछ लोगों के ऊपर में एफआईआर हुआ। बात लगभग 2.5 महीना पहले की है और वह बुंडू थाना अंतर्गत पारमडी जो चौक है उसके आसपास की है। बालू उठाव को लेकर के कुछ जनप्रतिनिधि वहां पर जाते हैं और जैसा कि सरकार का आदेश है कि बालू का उठाव नहीं होना चाहिए, वो जाकर ये पूछते हैं कि बालू उठाव क्यों किया जा रहा है। ये जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, जबकि वो प्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं वो समाज की अगुवाई करते हैं, लेकिन उनके ऊपर में एक ऐसा एफआईआर होता है, जानकारी ना लेने की अपेक्षा रंगदारी के नाम पे उनसे एफआईआर किया जाता है। और रंगदारी के ऊपर में यह एफआईआर किया जाता है कि उनसे ज़बरदस्ती वसूली की जाती है, पैसे की वसूली की जाती है और ये एफआईआर होता है। और उनके नाम पर बाकायदा जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर जिसका नाम जगदीश उरांव, जो कि एक गाड़ी का ड्राइवर होता है और गाड़ी का ड्राइवर जिससे उनकी बात होती है, जो लोग इस जिनके ऊपर में एफआईआर होती है उनकी जिनकी बात होती है, जबकि वो व्यक्ति वहाँ पर नहीं होता, कोई दूसरा व्यक्ति होता है, लेकिन बावजूद भी उसको ये पता चल जाता है कि ये कौन व्यक्ति है और गाड़ी के लाइट से उनको पहचानते हैं। जबकि उसमें से जिन लोगों का नाम अंकित किया गया एफआईआर में, जिसमें सबसे पहला नाम ललित महतो, उली लोहर, यहाँ तक गांव नाम पता सब है, परमेश्वर महतो भुयाडी, हरीश महतो, संतोष महतो उली लोहर, रवि पीटर उर्फ रवि यादव, कालीचरण और एक और व्यक्ति हैं हाँ कालीचरण महतो। ये सारे लोगों के ऊपर में एफआईआर दर्ज किया जाता है। इनको ये बताया जाता है कि इनको रंगदारी नहीं देने के एवज में इनको चाकू भी दिखाया जाता है और चाकू दिखाने के बाद आज अगर देखा जाए तो उनको बेल भी हो जाती है, जमानत भी छूट जाते हैं और उसमें से भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका अभी तक उनकी जमानत के लिए भी उनको प्रेशर नहीं किया गया है। सवाल यहाँ सबसे बड़ा यह है कि अगर आप किसी व्यक्ति के को चाकू लेकर के अगर आप पर हमला किया जाता है और आप उसका बेल भी हो जाता है, तो ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर ये बात कहाँ से शुरू होती है। आज हम वैसे ही लोगों के बीच में बात करने वाले हैं, कुछ ऐसे ही नेताओं के बीच में बात करने वाले हैं जिनका इस पूरे घटनाक्रम में नाम आया, नाम भी उछला और आज वो अग्रिम जमानत लेकर के पूरी तरीके से हमारे बीच में है। इनसे पूछते हैं कि ये घटना क्या। ललित महतो जिनका नाम सबसे ऊपर में आया और सबसे बड़ा इन पर ये एफआईआर में दर्ज किया गया है कि ललित महतो ने चाकू दिखा करके पैसे लेने की बात कही। आपने चाकू दिखाया और पैसे लेने की बात कही। जी बिल्कुल, ये जो एफआईआर किया गया है, जो भी मुकदमा हम लोग के खिलाफ जो दर्ज किया गया है, ये बिल्कुल भी बेबुनियाद है और मनगढ़ंत रचा गया है। कोई मूवी की तरह स्क्रिप्ट लिखा गया है। मतलब हकीकत ये है कि अब पूरे तमाम पांच परगना वासी और झारखंड वासी को भी पता है कि हम क्षेत्र में अवैध जो बालू ढुलाई चल रहा था विगत कुछ महीनों से, मतलब 1-2 साल से हम लगातार अवैध बालू ढुलाई के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे थे, क्षेत्र में आंदोलन कर रहे थे, आंदोलनरत थे। तो उसी में बालू माफिया का गाड़ी भी जब्त, तो बालू वालू जब्त हुआ था, ट्रैक्टर गाड़ी भी पकड़ा था। तो बालू माफिया के साथ एक प्रकार से हमारा दुश्मनी टाइप से हो गया था। तो ये सब उन्हीं दुश्मनी का मतलब दुश्मनी निकालने के लिए ये सब सारा चीज़ किया गया था। जो भी है ये बिल्कुल भी सच नहीं है और अदालत पे हम लोग को भरोसा था और अदालत ने हमें अग्रिम जमानत भी दे दिया है और आगे फिर देखेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में कुछ और भी लोग थे, जिसमें जैसा कि ड्राइवर का कहना है कि लाइट से आपको पहचाना गया। क्या उस ड्राइवर के साथ आप लोग लंगोटिया यार थे जिसे आपको लाइट से पहचान लिया? जी वो तो मैं कहूँगा, आप एक बार ड्राइवर जी से इंटरव्यू लीजिए और उनसे पूछिए कि आप लाइट से देखे कि आपका लाइट में स्कैनर लगा हुआ था क्या, कि वहाँ पे आ जाता है सबका कि ये है
ये नाम का है, इसका घर ये है, सारा डिटेल्स आपको आ जाता है क्या। और हम लोग तो थे, बहुत कुछ थे, 6-7 जन थे वहाँ पे, जहाँ पे हम लोग थे। और हम लोग दे उसमें से सिर्फ 3 जन का नाम हुआ है, और बाकी जो थे साथीगण उनका नाम नहीं गया है। और जो ऐसे 2 व्यक्ति थे जो हम लोग के साथ नहीं थे, उनका नाम एफआईआर में दर्ज किया गया है। तो इससे साफ झलकता है कि ये तो बिल्कुल भी मतलब क्या बोले, जो भी केस किया गया है ये, वो कौन कौन थे जिनका आपके साथ वो नहीं थे, उनका नाम यहाँ पर दर्ज किया गया है? वो एक हरीश महतो थे और एक कालीचरण महतो। वो उस घटनाक्रम के दौरान नहीं थे? नहीं थे, वहाँ पे नहीं थे, और उनका नाम लिया गया है। जबकि न्यूज़ टॉप इंडिया में भी ये दोनों लोग हरीश महतो और कालीचरण महतो ने पहले ही बताया था कि वो इस घटना में शामिल नहीं थे, जबकि उनका नाम भी यहाँ पर दर्ज है इस एफआईआर पेपर पे। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं ये जो पूरा घटनाक्रम है एक मनगढ़ंत है। क्या लगता है आपको? जी, ये तो जनता को सारा पता है, पूरी जान रही है, सारी जनता जान रही, दुनिया जान रही है कि ये मनगढ़ंत है, पूरा केस एकदम फर्जी है, इसमें कोई ये नहीं है। सारा चीज़ राजनीतिक द्वेष के चलते किया गया था। और हमें पता चल गया है कि एक कोई सफ़ेद पोश भी हैं जिनका नाम भी हमें मालूम है, लेकिन हम नाम अभी उजागर नहीं करेंगे। वक्त जब आएगा तो समय के साथ हम उसको भी उजागर करेंगे। ये ललित महतो जी थे जिनका कह सकते हैं कि इनका नाम ऊपर में रहा है, और इन्होंने स्पष्ट किया है कि अदालत पर इनको भरोसा था और अदालत ने इनको लगभग अग्रिम जमानत इनको दे दिया है। परमेश्वर महतो एक लोकसभा चुनाव निर्दलीय से भी उन्होंने लड़ा था, इनका भी नाम इसमें शामिल है और रंगदारी के नाम पर इनको एफआईआर दर्ज किया गया है। आप रंगदारी लेने के लिए वहाँ पर उपस्थित थे। मैं सबसे पहले तो न्यूज़ टॉप इंडिया को धन्यवाद देता हूं कि इस खबर को, हम लोग का जो खबर था, प्रमुखता से लिए, और जितना भी मीडिया लोग था सबको लिया है। मैं उन लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं। रही बात रंगदारी का, ये तो न्यायालय से अभी हम लोग जमानत में हैं। ये प्रशासन तय करेगी कि परमेश्वर महतो चोर है या गुंडा है। इन्हें तो साबित करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का मानसा अगर रहता तो ना ही हम लोग डीएसपी को फ़ोन करते, ना ही प्रशासन के पदाधिकारी को हम लोग जानकारी देते कि सर यहाँ पर ऐसा हो रहा है। जैसे हम लोग का प्रशासनिक डीएसपी सर से बात हुआ, उसके बाद हम लोग वहाँ से निकलने वाले ही थे। 7-8 गाड़ी लोग वहाँ पे आए, माफिया लोग, और प्रशासन भी वहाँ पर पहुँचा हुआ था। प्रशासन पहुँचने के बाद जब हम लोग देखे वहाँ पर कि प्रशासन माफियाओं के द्वारा, मतलब उनके द्वारा हावी होने लगा। प्रशासन जब बुलाया, हम लोग सोचे कि हम लोग ये बोले हैं तो आया है, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस समय मेरा दिमाग चला कि नहीं, यहाँ से निकलना ही उचित रहेगा। इस हिसाब से हम लोग निकल के आए और अपना घर चल गए। सुबह हम लोग उठते हैं, सुबह तो देखते हैं पेपर के माध्यम से कि नहीं हम लोग के ऊपर एफआईआर है। सबसे बड़ी बात है, अगर हम लोग के ऊपर एफआईआर किया गया था तो थाना प्रभारी को इतना तो नॉलेज में होना चाहिए था। हम एक जनप्रतिनिधि हैं, फ़ोन करके बुलाना चाहिए था कि आप लोग के माध्यम से इस तरह का केस हुआ है, एक बार आइए, क्या मैटर है। लेकिन थाना से भी मेरा किसी तरह से किसी का कोई लिंकअप नहीं, हमको मेरे पास फ़ोन भी नहीं आया। उसके बाद कुछ दिन के बाद पता चलता है कि नहीं, कोर्ट चल गया है केस। अब कोर्ट जाने के बाद भी मेरे पास फ़ोन नहीं आया था किसी पदाधिकारी का। तो ये सरासर मनगढ़ंत कहानी, 1-2 पिक्चर जैसे शूट करता है ना, उस हिसाब से शूट किया गया था हम लोग को फंसाने के लिए। अभी आप लोग अग्रिम जमानत पर आ चुके हैं, और जैसा कि न्यायालय के ऊपर में सारा कार्रवाई चल रही है, तो इस पूरे घटनाक्रम में जिस प्रकार से आपका यहाँ पर दिखाया गया है या जो बताया गया है एफआईआर दर्ज पेपर में, कुछ और भी लोग थे जिनका नाम यहाँ पर डाला गया है, जबकि वो लोग उस वक्त नहीं थे। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि कुछ लोग हम लोग के साथ और भी साथी थे, जो थे उन लोग का नाम नहीं डाला गया था, जो नहीं थे उन लोग का नाम डाला गया था। इसमें हरीश महतो हैं और कालीचरण महतो हैं, जो कि उन लोग नहीं थे, हम लोग के साथ बिल्कुल नहीं थे। इस पूरे घटनाक्रम में स्पष्ट ये दिख रहा है। अभी ये परमेश्वर जी और ये ललित से बातचीत हुई, इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी लोगों का नाम वहाँ पर दर्ज है इस एफआईआर पेपर पे जो नहीं थे। कहीं न कहीं ये एक ऐसा सिस्टम की फेल नज़र आ रही है कि कहीं न कहीं एक बनाया हुआ बात नज़र आता है, कहीं न कहीं एक बात ये नज़र आता है कि कैसे कुछ ऐसे लोगों के ऊपर में बात किया जा रहा है जो कहीं न कहीं समाज के जनप्रतिनिधि हैं और कहीं न कहीं समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, और वहाँ पर ऐसे लोगों का भी नाम दिया जाता है जो शायद उस घटनाक्रम में नहीं थे। सवाल बहुत बड़ा है, आखिर ऐसे जनप्रतिनिधियों
के लिए या ऐसे जनता के लिए जो आवाज़ उठाने वाले लोग हैं उनके लिए ही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी प्रकार की घटना पत्रकार महोदय के साथ भी हुई, उनके साथ भी ये हुई और बिना किसी वजह का, बिना किसी कारण का, बिना किसी नोटिस के उनके घर को बंद कर दिया जाता है। पत्रकार जो कि एक समाज का दर्पण होता है, समाज के दबे कुचले आवाज़ों को समाज जो प्रशासन में बैठे हुए लोगों तक पहुंचाता है, उनके साथ भी ये चीज़ होती है और वैसे लोगों के लिए भी होती है जो जनता के लिए काम करते हैं, जनप्रतिनिधि के लिए भी काम करते हैं। आप मुझे बताइए, जब पत्रकार पर भी ये कार्रवाई हो सकती है, जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई हो सकती, तो आखिर सुरक्षित कौन है? जो जनता के लिए आवाज़ उठाने वाले लोगों पर ही इस प्रकार की कार्रवाई अगर होगी तो आखिर वो जनता किस पर विश्वास करेगी? अगर ऐसा ही है तो आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो चाहे अपना डिसीजन दे सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे प्रतिनिधि से भी बात करवाऊंगा जिनका भी नाम यहाँ पर बाद में किया गया है और ये बाकायदा जनप्रतिनिधि हैं। इन्होंने मुखिया पद को भी संभाला और अभी वर्तमान में उप मुखिया में भी हैं जारगो पंचायत के। और इस पूरे घटनाक्रम में उन्होंने बकायदा फ़ोन भी किया था कि किस प्रकार की घटना हो रही थी, क्या था ये मामला, और आप एक जनप्रतिनिधि हैं, क्या आपकी बात सुनी गई? देखिए मामला तो सरासर मनगढ़ंत और बेबुनियाद है, बनाया हुआ साजिश है। ये तो पराया आदमी जान चुके हैं, विशेष करके पुलिस प्रशासन बात करके। देखिए पुलिस प्रशासन तो क्या बोलेंगे, वो तो जायज़ नाजायज कोई अगर एफआईआर दर्ज करेगा तो सुनते हैं, लेकिन सुनने के बावजूद भी एक बार दोनों पक्ष को बुला लिया होता तो शायद हम लोग को इतना तकलीफ और कोर्ट देखना नहीं पड़ता इस मामले के। इस पूरे घटनाक्रम में एफआईआर में आपका नाम नहीं है? नहीं है। कब आपका नाम चढ़ा? हमको ये भी पता नहीं है कि मेरा एफआईआर हुआ है, चाहे तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। एक दिन प्रशासन शायद मेरे घर गए थे, हमको रास्ता में भेंट भी हुई थी, लेकिन पहचाने या तो नहीं पहचाने, लेकिन हम और तमाड़ थाने तो पूरा परिचय है, वो लोग तो पहचानते हैं। लेकिन वो लोग भी नहीं पूछे कि मुखिया जी हम आपके घर जा रहे हैं, चाहे तो आपसे मिलना है। बातचीत नहीं हुई, वो लोग सीधे घर पहुंच गए। घर पहुंचे और वहाँ कुछ लोगों से पूछे कि मुखिया का घर, बता दिए तो फिर घर आए। घर में पापा थे, वही उससे बातचीत किए और बोले कि आपका लड़का को या मुखिया को बेल करा लीजिए, नहीं तो फिर कल के दिन हम ही लोग उसको अरेस्ट करने आएंगे। तो पापा भी उतना कुछ नहीं पूछे कि क्या कारण से क्या हुआ है, नहीं पूछे। और हमको भी ये नहीं पता था कि मेरे ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हुआ है। हम तो सोचते थे कि हम फ़ोन किए हैं डीएसपी साहब को, चाहे तो डीएसपी के बॉडीगार्ड को लाइव लोकेशन भी भेजे थे रात को। हमको पता नहीं चल रहा था कि हम कहाँ पर हैं, इसीलिए लाइव लोकेशन भी भेजे थे कि इस जगह पे हैं। अब उतना कुछ करने के बावजूद भी मुझ जैसे आदमी पर कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है, ये किस आधार से हो रहा है? मैं कानून से आग्रह करना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि यह कहाँ तक न्याय है और क्या हो रहा है इस कहानी के बारे में। आपने फ़ोन पे डीएसपी को फ़ोन किया था, क्या किस मैटर को लेकर के आपने फ़ोन किया था? जी सर, हम तो वही रात को हम लोग आ रहे थे ना, एक वो लड़का को अमर महतो को पहुंचाने के लिए, तो बीच में वही गाड़ी का लाइट नज़र आया, वो रोड नदी से उठ रहा था, तो हम लोग रोके। उसके बाद वही बातचीत किए और उसमें देख रहे थे बालू आ रहा है, लगभग 3-4 हब्बा था। तो फिर हम डीएसपी साहब को फ़ोन किए। ऐसे भी हम लोग का आपसी बात होती है कि अगर कोई ऐसा गलत होता है तो सूचना देना मुखिया जी, आप लोग का ये जिम्मेदारी है। इस आधार से हम फ़ोन किए थे। हम लोग का वहाँ लूटने के लिए थोड़े फ़ोन किए थे कि सर हम लोग यहाँ लूटकांड करेंगे, आपको यहाँ नहीं आना है, ऐसा ये सब नहीं बोले थे। हम बोले थे कि सर बालू गाड़ी आ रहा है तो पकड़ाया है, और आप आते ना, का हेल्प चाहिए था। तो डीएसपी सर बोले कि ये सब आपका काम नहीं है, आप ये सब मत कीजिए, ये आपका क्षेत्र नहीं है। तो देखिए क्षेत्र नहीं है, लेकिन कहीं भी अगर उसी जगह हम बोल रहे हैं डीएसपी साहब के साथ ही अगर कुछ घटना घटता मेरे देखते नज़र में, तो क्या मेरा जगह नहीं है बोल के हम वहाँ छोड़ देते? ऐसा तो नहीं होती है।
अब उ लोग के सोच से, उ लोग के राय के हिसाब से वैसा हो सकता है, लेकिन हम तो मेरे देखते नज़र में अगर कहीं ऐसा गलत, अभद्र, भ्रष्टाचार, बलात्कार ये सब होगा तो मेरे देखते नज़र में हम वो सब होने नहीं देंगे। काहे कि इंसान के नाते मैं एक यहाँ पैदा हुआ हूँ, तो मेरा कर्तव्य है या तो एक दूसरे को सेवा करना, एक दूसरे के साथ रहना, और जैसे भी होगा हम लोग को इस धरती को बचा के रखना ही मेरा ख्याल है। और इसी के साथ हम फ़ोन किए थे, लेकिन हमको साथ नहीं मिला। चलिए, अच्छी बात है। बाकायदा आपके ऊपर एफआईआर हो गया? अब एफआईआर हुआ नहीं हुआ वो तो आपको ये बताया गया कि नहीं आपको बेल करवा लीजिए? हाँ, वो तो इसका मतलब एफआईआर हुआ है तभी तो अब एफआईआर हुआ तभी तो वो लोग बेल कराने के लिए बोले ना। ये जारगो के मुखिया, उप मुखिया, पूर्व मुखिया, बाद में भी उप मुखिया के पद पे भी हैं। इनका कहना है कि इन्होंने डीएसपी साहब को फ़ोन किया और ये बात की जानकारी दी, बावजूद भी इनके ऊपर में एफआईआर हुआ और इनको बेल कराने की भी जो है नसीहत दी गई। आप ये सोचिए कि क्या कोई ऐसा लुटेरा भी देखा होगा आपने कि लूटते वक्त प्रशासन को बुलाए कि आइए हम लूटें, साथ में लूटते हैं? तो ये एक बड़ा मैंने नाटकीय लगता है, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये इसके पीछे की जो चीज़ें हैं आप समझ सकते हैं। ये आपको समझने की ज़रूरत है कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर में एफआईआर होता है, बाकायदा उसको न्यायालय उसको अग्रिम जमानत भी देती है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे की जो एक साजिश है वो एक दिखता है। और ये एक प्रकार का मैं कह सकता हूँ कि जनताओं को जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर पत्रकार जो कि एक समाज की आवाज़ को उठाता है, जनप्रतिनिधि जो कि समाज के लिए काम करते हैं, तो ये सारे लोग भी सुरक्षित नहीं है, तो क्या आम जनता सुरक्षित हो सकता है? ये आपका विचारणीय तथ्य है। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा विषय है और इस विषय को आपको समझना है, जानना है। हमारा काम है सच्चाई को आपके सामने लाना, सच को आपके सामने दिखाना। यही काम हमारा हमेशा से रहता है। मैं हूँ जगतपाल, न्यूज़ टॉप इंडिया, बुंडू।